देखो, कुछ सेल के अंदर में ऑर्गेनेल्स है, स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट ऑफ सेल है, जिन जो फंक्शनली इंटरकनेक्टेड है, मैंने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो उन सब को हम एक साथ बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 गो ऑर्गेनेल आता है, 4 गो कंपोनेंट आता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, 4 गो आता है। तो पहले हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ये चारों के बारे में क्या किया जाएगी, पढ़ लिया जाए, फिर इसके बारे में बाकी को पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इन चारों कंपोनेंट के बारे में। ठीक, लिख लो सम। देखा था कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 गो है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम और वैक्यूल। ठीक, खैर तो ये तो इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग दी है। तो हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या कर रहे हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग का 4 गुना हो गया है अब तक, तो हम लोग का 5th नंबर आएगा इंडोप्लाज्मिक। 5 हो गया है, तो हम लोग का 6th नंबर आएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझो, सेल में ये हो गया हमारा सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास में, समझ में आया ना, कुछ ट्यूब के जैसा, ट्यूब्स एंड ट्यूब्यूल्स के जैसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इसी को बोलते हैं हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फोटो में बनवाया था ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस के आसपास रहेगा, न्यूक्लियस से अलग इंडिपेंडेंटली सेल में भी कहीं रह सकता है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आस पास में रहेगा। तो ऐसा ट्यूब और ट्यूब्यूल्स के जैसा स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप्स का होगा, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच रहेगा, मतलब इसके सरफेस पे राइबोसोम चिपका हुआ रहेगा, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेंगे हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो उसका सरफेस स्मूथ है, तो जिसका सरफेस स्मूथ है इसको हम लोग बोलेंगे लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब आगे बात समझो। वैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है लिपिड को सिंथेसिस करना, फंक्शन टोटल है लिपिड को सिंथेसिस करना। यहाँ पे राइबोसोम प्रोटीन को बनाएगा, तो RER क्या करेगा, प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम को प्रोटीन बनाने में मदद भी करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेक्रीशन भी करता है, सेक्रीशन मतलब एंजाइम वगैरह, स्टेरॉइड्स वगैरह क्या करता है कि सेक्रीट करता है, तो सेक्रीशन का काम भी करता है। हम लोग पढ़े थे लोग कि अगर कोई ऑर्गेनेल के लिए या सेल के लिए मेम्ब्रेन बनाना होता है, तब अगर डैमेज मेम्ब्रेन को रिपेयर करना हो या न्यू मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना हो, मेम्ब्रेनोजेनेसिस हो, तो उसमें भी कौन हेल्प करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड प्रोटीन भेजेगा तो मेम्ब्रेन बनता है, तो मेम्ब्रेनोजेनेसिस के लिए भी कौन हेल्प करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग पढ़ेंगे लोग यहाँ पे, ये लाइसोसोम है ना, यहाँ पे तो लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेल है, और इसके अंदर में प्रेजेंट रहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसका काम है डाइजेशन का, कुछ का डाइजेस्ट कर लेगा। तो अब ये लाइसोसोम को तो बनाता है गोल्गी बॉडी, लेकिन लाइसोसोम के अंदर में जो एंजाइम रहता है, जिसको हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोल रहे हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को बनाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चीज वही है, बस नाम हल्का सा क्या हो गया है कि बदल गया है। तो मसल सेल में ER को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेंगे हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले अभी इतना लिख लिया जाए, ठीक है। ट्यूबल, ट्यूब्यूल्स टाइप, ट्यूब का मतलब होता है ट्यूब, उसमें से छोटे छोटे ट्यूब निकला रहता है आसपास में, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। बहुत पतला पतला ट्यूब, बहुत थिन थिन ट्यूब को बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। तो अब हम लोग लिख रहे हैं लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इंडोप्लाज्मिक ट्यूब एंड ट्यूब्यूल्स लाइक ए स्ट्रक्चर, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये न्यूक्लियस के नजदीक भी हो सकता है, न्यूक्लियस से दूर भी हो सकता है। फोटो बनाए थे हम, न्यूक्लियस के पेरिफेरी में, आसपास में भी हो सकता है, या सेल मेम्ब्रेन के पेरिफेरी में, मतलब कोना कोना में कभी कहीं हो सकता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया के.आर. पॉटर। हालांकि हमको डाउट है, एक बार इस नाम पे चेक कर लेंगे, रीचेक कर लेंगे हम, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, कल ये कंफर्म कर देंगे हम, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स का, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ, सबसे पहले हम देखते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड है। अब सरफेस पे कहीं कहीं राइबोसोम्स अटैच रहेगा, तो रुखड़ा सरफेस रहेगा, रफ रहेगा, तो राइबोसोम अटैच होकर उसके सरफेस को बना दे रहा है रफ, इसलिए उसको हम लोग बोल रहे हैं लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक, वैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो लिपिड को बनाता है, तो रफ हो चाहे स्मूथ, लिपिड बनाएगा, तो लिपिड का सिंथेसिस करेगा और राइबोसोम्स जो उसके सरफेस पे लगा हुआ है वो सबको प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। कौन? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां तक हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर तो राइबोसोम है नहीं, जिसके चलते उस सबका सरफेस है स्मूथ, स्मूथ होने के चलते इसको बोल रहे हैं हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो लिपिड को सिंथेसाइज करेगा, और चूंकि राइबोसोम तो है नहीं कि प्रोटीन को हेल्प में सपोर्ट करेगा, सिर्फ लिपिड को सिंथेसाइज करेगा। हाँ, वो फंक्शन जो हम लोग डिस्कस किए थे कलेक्टिवली, जो वो दोनों बस नॉर्मल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन करता है, आप उसको लिख लिया जाए, ठीक। आज नहीं लेना कहना। तो अब देखो कलेक्टिवली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन पढ़ ली जाए, तो ये तो रिपीट बात है, ये तो रिवाइज है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करता है, ठीक। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनोजेनेसिस में हेल्प करता है। अब अगर मेम्ब्रेन बनाना है तो लगेगा लिपिड और प्रोटीन, तो लिपिड बना के भेज देगा, आरईआर है तो प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन को भेज देगा, नहीं कंपोनेंट मिल, कॉन्स्टिट्यूएंट मिल गया, मेम्ब्रेन बन जाएगा। तो कोनो ऑर्गेनेल के लिए या सेल के लिए मेम्ब्रेन बनाने के लिए क्या करता है कि लिपिड प्रोटीन को भेज देगा, तो मेम्ब्रेनोजेनेसिस में हेल्प करता है। हाँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम को तो नहीं बनाएगा, लेकिन लाइसोसोम के अंदर के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का फॉर्मेशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेक्रेशन में भी इन्वॉल्व रहता है, सेक्रेशन भी करता है, बहुत सारा एंजाइम्स का सेक्रेशन करता है, स्टेरॉइड्स का सेक्रेशन करता है, पढ़ेंगे हम लोग। मसल सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग को पढ़ना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्गी बॉडीज के बारे में। ध्यान से बात समझो, जो सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हम लोग देख लिए, कहीं कहीं से वाईफाई के जैसा स्ट्रक्चर देखा होगा सब, तो ये जो वाईफाई के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसी को बोलते हैं हम लोग गोल्गी बॉडी। प्रॉपर ऐसा नहीं था, ये प्रॉपर कुछ मतलब ये ऐसे होता है, समझ आ रहा है ना, कर लग तो सही रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग गोल्गी बॉडी। ये भी ट्यूब एंड ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है, नहीं लग रहा है, ये पतला पतला ट्यूब है कि नहीं है, ये भी इंटरनली भी क्या करता है कि सब कनेक्टेड रहता है, तो ये भी ट्यूब एंड ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है, और इसको बोलते हैं हम लोग गोल्गी बॉडी। अब देखो ये सब एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है, तो ये सब जो एक दूसरे के पैरेलल है, ये सब ट्यूब्स जो एक दूसरे के पैरेलल है, इनको नाम देते हैं हम लोग सिस्टर्न, ठीक है। जो पैरेलल ट्यूब्स प्रेजेंट रहता है गोल्गी बॉडीज में, इसका क्या नाम होता है? सिस्टर्न। नहीं, कुछ कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर रहता है सब। गोल्गी बॉडीज को डिस्कवर किए थे कैमिलो गोल्गी, तो अपने नाम ही पर दे दिए कि इसका नाम क्या रहेगा, गोल्गी रहेगा, तो लोग गोल्गी गोल्गी कहेगा, तो साइंटिस्ट का नाम होगा गोल्गी, कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट ठीक किया था ना। अब मेहनत किया बेचारा, खोजा, परिश्रम किया, तो अपना नाम पे डाल दिया, अच्छा किया नहीं। तो सिस्टर और ये गोल्गी बॉडी जो कौन डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्गी। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है। हाँ, पहले इतना लिख लिया जाए, बाकी फंक्शन के बारे में कल हम लोग क्या किया जाएगा कि अभी बताने के लिए बता देंगे, लेकिन लिख नहीं पाएंगे, टाइम कम है ना। कितना नंबर? 7। गोल्गी बॉडी, इसको गोल्गी अपैरेटस भी बोलते हैं। देखो सब गोल्गी बॉडी देख ली,
गोल्जी बॉडीज को कहीं कहीं गोल्जी apparatus भी लिखता है, तो गोल्जी apparatus भी गोल्जी बॉडीज को ही लिखते हैं, कोई अलग से स्ट्रक्चर ये नहीं है, बात वही है। ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब एंड ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है, नहीं। हाँ, ये जो अब इसमें जो पैरेलल ट्यूब्यूल्स है, ये जो पैरेलल ट्यूब्स गोल्जी बॉडीज में प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टर, ठीक। और गोल्जी बॉडीज को कौन डिस्क्राइब किया, कौन डिस्कवर किया, सबसे पहले कैमिलो गोल्जी, इसी को शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं सी गोल्जी। कल पढ़ेंगे कि इसमें दो फेस होता है, सिस फेस, ट्रांस फेस। एक तरफ से इसका फंक्शन के बारे में, किधर से मॉलिक्यूल्स कैसे जाएगा, किधर से मॉलिक्यूल्स निकलेगा, कैसे वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, ये सब के बारे में देखा जाएगा, ठीक। तो गोल्जी बॉडीज को गोल्जी apparatus भी बोलते हैं, ठीक। अब आगे बढ़े, देखो गोल्जी बॉडीज के अगर फेस के बारे में, गोल्जी बॉडीज का दो फेस होता है। इसमें मान लो कि गोल्जी बॉडीज है, देखो ये इधर वाला पार्ट पोर्शन को, इधर वाला पोर्शन को बोलते हैं सिस फेस, सिस फेस। और इधर वाला का जो पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन को, इसको बोलते हैं ट्रांस फेस, ट्रांस फेस। अब ध्यान से समझो, गोल्जी बॉडीज का काम ये है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कुछ भी बनाता है, जो कुछ भी ईआर का प्रोडक्ट है, ईआर का प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेरॉइड्स जो उस चीज को वो सेक्रीट करेगा, लिपिड सिंथेसिस कर रहा है, प्रोटीन राइबोसोम को सिंथेसिस करने में हेल्प कर रहा है, तो ये सबको गोल्जी बॉडीज मॉडिफाई करता है। क्या करता है, मॉडिफाई। तो इस सिस फेस से इंटर करेगा, इधर से प्रोटीन या लिपिड इधर से इंटर करेगा, समझ में आ रहा है ना। तो लिपिड या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया लिपिड या प्रोटीन को, लिपिड को या प्रोटीन को, तो ये सिस फेस से गोल्जी बॉडीज में इंटर करेगा। इसके अंदर में क्या होगा, मॉडिफिकेशन, इसके अंदर में मॉडिफिकेशन होगा, अब मॉडिफाई होके तब इधर से मॉडिफाइड लिपिड और मॉडिफाइड प्रोटीन इधर बाहर निकलेगा। तो मॉडिफिकेशन होने, तो मॉडिफिकेशन करेगा, तो मॉडिफिकेशन होने के लिए मटेरियल सिस फेस से इंटर करता है, अब मॉडिफाई होने के बाद मटेरियल ट्रांस फेस से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ट्रांस फेस से क्या हुआ कि बाहर निकलेगा, जो भी वैक्यूल्स के फॉर्म में, जिस चीज के भी फॉर्म में हो। तो और इसी फेस से बहुत सारा वैक्यूल बनता है, ठीक है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी इसी बनता है, वैक्यूल बन के कट के अंदर से निकल जाता है। तो लाइसोसोम स्पेशली वो वैक्यूल होता है जिसके अंदर में और ही कुछ है, तो नॉर्मली वैक्यूल्स है। और अगर वो वैक्यूल्स जिसके अंदर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो एंजाइम है, इसमें क्या होगा, मॉडिफाई करने के लिए, तो मॉडिफाई होके बन गया हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो वैक्यूल कंटेन करता है उसी को बोलते हैं लाइसोसोम। नहीं, तो लाइसोसोम गोल्जी बॉडीज का वो वैक्यूल है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करता है, इसीलिए बोलते हैं कि गोल्जी बॉडीज को बनाता है, सॉरी लाइसोसोम को बनाता है गोल्जी बॉडीज, और उसके अंदर का एंजाइम आया है कहां से बन के, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, बस मॉडिफाई किया है। और वो लाइसोसोम के अंदर के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को बनाता है कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक काम तो हम लोग ये देख लिए कि गोल्जी बॉडीज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्टेरॉइड्स को, लिपिड को, प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, तो मॉडिफिकेशन का काम। दूसरा काम ये करता है कि पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम करता है। और कोई मटेरियल्स को एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेन, ट्रांसपोर्टेशन एक ऑर्गेनेल से दूसरे, और या कोई मटेरियल को सेल से बाहर जाना हो, बाहर की चीज को अंदर कहीं लेके जाना हो, तो इसका काम है कि उस सबको बिटोर लेगा, समझ में आ रहा ना, पैकेजिंग कर लेगा, और जहाँ पे भेजना है वहां पे डिस्पैच कर देगा। तो गोल्जी बॉडीज का काम पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का भी है। हाँ, कुछ कुछ मामला में सेक्रेशन भी करता है। वैक्यूल सब तो इसी का सब सेक्रेटरी साइकिल्स है, तो ये यही बना रहा है। गोल्जी बॉडीज डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। डिटॉक्सिक मतलब सेल से टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करना, टॉक्सिक पॉइजनस सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, हार्मफुल है, तो वो सब पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस को सेल से रिमूव करता है, एलिमिनेट करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम किया कि नहीं किया, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिक मटेरियल को एलिमिनेट करना के प्रोसेस को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ये सेल से वही सब काम कर रहा है। तो गोल्जी बॉडीज डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। अभी इतना कुछ लिख लिया जाए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक।
बाकी बीच में जैसे याद पड़ेगा वैसे उससे लिख लिया। गोल्जी बॉडीज के दो फेस होता है, पढ़े ना हम लोग। गोल्जी बॉडीज का कितना फेस? दो। ये वाला को बोलेंगे सिस फेस और इधर वाला को बोलेंगे हम लोग ट्रांस फेस। तो सिस फेस और ट्रांस फेस, सिस फेस के थ्रू मटेरियल्स अंदर जाता है, मॉडिफाई होता है या बनता है, और ट्रांस फेस के थ्रू बाहर निकलता है। गोल्जी बॉडी क्या वही है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेगा। लिपिड और प्रोटीन ही जनरली होता है ना, स्टेरॉइड्स भी होता है। तो लिपिड को मॉडिफाई करके ग्लाइकोलिपिड बना देगा और प्रोटीन को मॉडिफाई करके ग्लाइकोप्रोटीन। किया क्या? ग्लाइको माने क्या? ग्लूकोज ही ना। लिपिड के साथ ग्लूकोज को जोड़ दिया तो क्या बन गया? ग्लाइकोलिपिड। अब प्रोटीन के साथ ग्लूकोज को जोड़ दिया तो क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन। मॉडिफिकेशन में किया यही कि ग्लूकोज को प्रोटीन के और लिपिड के साथ जोड़ दिया। और भी बात है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, मतलब सेल से टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करता है, इसी को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, एलिमिनेट करना। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम को बनाता है, हालांकि भी वेसिकल्स ही हैं जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेंट करता है, और जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं रखता है नॉर्मली वेसिकल्स है। तो लाइसोसोम को बनाता है और भी बहुत सारे वेसिकल्स को बनाता है। गोल्जी बॉडीज का काम है पैकेजिंग और डिस्पैचिंग। विद इन द सेल मटेरियल्स को इधर से उधर करने के लिए पैकेजिंग करेगा और उसको ले जाके डिस्पैच कर देगा। तो पैकेजिंग और डिस्पैचिंग करने का काम गोल्जी बॉडीज करता है। तो ये हो गया हमारा गोल्जी बॉडीज। कल शुरू किए थे लोग, अब गोल्जी बॉडीज के बारे बाद पढ़ लेना लोग लाइसोसोम के बारे में, ठीक। तो हमारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एक लाइसोसोम के बारे में एक वैक्यूल बच जाएगा। नहीं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 गो पढ़ना था ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल गया, गोल्जी बॉडीज निकल गया, अब बच गया लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन राउंड स्ट्रक्चर है, पता ही है। गोल्जी बॉडीज इसको बनाया और ये निकल गया, और इसी को बोल दिए हम लोग ये क्या है कि लाइसोसोम है। हाँ, इसके अंदर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होना चाहिए, तो यही वेसिकल्स क्या बन जाएगा? लाइसोसोम। राइबोसोम अलग चीज है, राइबोसोम के पास तो मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी होगा, यूकैरियोटिक सेल में भी होगा, प्रोटीन बनाएगा। तो राइबोसोम बिल्कुल अलग होता है लाइसोसोम से। लाइसोसोम मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एगो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। लाइसोसोम वेस्ट मटेरियल को साफ करने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा, यूकैरियोटिक सेल में होगा, तो दोनों में अंतर है। तो ये हो गया हमारा लाइसोसोम। इसको डे ड्यू साइंटिस्ट का ही नाम है, वो इसको डिस्कवर किए थे लाइसोसोम को, डे ड्यू। अब लाइसोसोम को बनाया कौन? गोल्जी बॉडीज। और एंजाइम का बना कब से रट रहे हैं हम लोग? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है लाइसोसोम का, वो डाइजेस्टिव नेचर का होता है, मतलब फाइगोसाइटोसिस करता है। हम लोग पढ़े थे लोग एक्सोसाइटोसिस नहीं पढ़े थे लोग, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस में आता था पिनोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस। तो फाइगोसाइटोसिस मतलब देखेंगे कहीं भी सेल के अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं घूम रहा है, कोई वेस्ट मटेरियल एने ओने है, कोई चीज को डाइजेस्ट करना है, उसको फाइगोसाइटोसिस कर लिया, जाके अपने अंदर में डाल लिया, उसको अपने अंदर में डाल लिया। अंदर में प्रेजेंट क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वो एंजाइम उसको क्या किया कि बाजार साफ कर दिया। तो फाइगोसाइटोसिस करके वो क्या करते हैं कि बैक्टीरिया इस सब को, वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट कर देता है। हाँ, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो सब न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर सकता है। एक सेलुलोज ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको वो डाइजेस्ट, सेलुलोज बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड ही है, ग्लूकोज का ही बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर को तो डाइजेस्ट कर लेगा, ग्लाइकोजन को चाहे स्टार्च को डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करेगा। जितने भी रूमिनेंट्स हैं, रूमिनेंट बोलते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल को, हाँ, तो वो सब घास ही खाते हैं। बकरी को सब क्या खाएगा? घास खाएगा। तो घास में क्या रहता है? सेलुलोज। तो वो सब भी तो एनिमल है ना, तो ऐसा भी नहीं कि वो सबके सेल में जो लाइसोसोम है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा ना। एनिमल सेल के लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। तो वो सब के मतलब एलिमेंट्री कैनाल में, डाइजेस्टिव कैनाल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले क्या करता है कि सेलुलोज को ब्रेक करता है और तब उसको फिर आगे क्या करता है कि लाइसोसोम मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपना काम आगे बढ़ाता है।
तो वहां पर भी सेल्यूलोज को पहले पहले डाइजेस्ट ही नहीं किया, कौन किया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तब सिंपलर फॉर्म में हो गया, तब फिर अब जो बन गया, अब वहां से क्या किया कि लाइसोसोम का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम उसको आगे लेकर डाइजेस्ट किया और भी ज्यादा सिंपलर फॉर्म में। तो उस समय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये काम करता है, वो सबके भी लाइसोसोम के अंदर में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला कोई चीज प्रेजेंट नहीं रहता है। देखो, तो अब ये सेल के अंदर के वेस्ट मटेरियल को एनए साफ सुथरा कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल का सफाई कर्मचारी, मतलब स्कैवेंजर ऑफ द सेल। कैसे लोग चील, गिद्ध, टर्टवाइज ये सब को स्कैवेंजर ऑफ इन्वायरमेंट बोलते हैं। इन्वायरमेंट में मरे गले सड़े चीज को खाता है, साफ सुथरा करता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्कैवेंजर ऑफ इन्वायरमेंट। तो वैसे ही इसको बोलते हैं स्कैवेंजर ऑफ सेल। वेस्ट मटेरियल को साफ कर रहा है तो सेल को यही कर रहा है ना, तो स्कैवेंजर हो गया। ठीक है। दूसरा, एबनॉर्मल कंडीशन में अगर ये फट जाएगा, इसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये पूरा सेल में फैल जाएगा, सेल के सब कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर अपने साथ सेल को किल कर देगा। तो वो सब हमेशा नहीं होता है, एबनॉर्मल कंडीशन में होता है, कभी कभी आधा कदा। तो इसीलिए लाइसोसोम को बोलते हैं हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। पहले इतना लिख लिया जाए, बीच में कुछ याद आएगा तो लिख लिया जाएगा। चलो देखो, लाइसोसोम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे लोग, ठीक है। लाइसोसोम इज अ स्मॉल राउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में एक स्मॉल छोटा सा ऑर्गेनेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे लोग? लाइसोसोम। छोटा राउंड ऑर्गेनेल सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है इसमें। लाइसोसोम को कौन डिस्कवर किया है? डेडू साइंटिस्ट है। लाइसोसोम हैज स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम इन इट। तब लाइसोसोम के अंदर में स्मॉल डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है, और ये एंजाइम को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम इज फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी, बट इट्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक। ये पूरा को तो बनाएगा गोल्गी बॉडी, यानी इसके अंदर में जो एंजाइम आता है वो बन के आता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आएगा गोल्गी बॉडीज में। गोल्गी बॉडी चारों ओर से वैक्यूल बना के इसको क्या करके बाहर निकाल देगा, लाइसोसोम बन जाएगा। इट्स एंजाइम कैन डाइजेस्ट ऑल, सही बात है, फैट्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, सब प्रोटीन सबको डाइजेस्ट कर देगा एक्सेप्ट सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करता है, समझ में रहा ना? इस सेलुलोज को एंजाइम डाइजेस्ट करने वाले को बोलते हैं सेलुलेज। इसके पास सेलुलेज एंजाइम नहीं होता है, मतलब सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसलिए उस नहीं डाइजेस्ट कर पाता है। इट किल्स जर्म्स एंड डाइजेस्ट, मतलब फैगोसाइटोसिस करके जर्म्स को किल करेगा, चाहे वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करेगा। तो अब जर्म्स को किल कर रहा है सेल में से, वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहा है, खा रहा है, हटा रहा है, साफ सुथरा कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं कि सेल का स्कैवेंजर है, स्कैवेंजर ऑफ द सेल, साफ सफाई करता है इसलिए। इन एबनॉर्मल कंडीशन, कभी कभार कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन में ब्रस्ट कर जाएगा और उसका एंजाइम पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर जाएगा, और वो सब कुछ को क्या करेगा कि मैंने खुद अपना लाइसोसोम, अपना मेम्ब्रेन, सेल के अंदर में बाकी सारा चीज को भी क्या करेगा कि अब एंजाइम है तो डाइजेस्ट कर भी करेगा, नहीं ये छोड़ेगा कौन अपना है कौन पराया है, सबको ले ले डाइजेस्ट करते हुए निकल जाएगा। तो सब कुछ को ये डाइजेस्ट कर जाएगा। मतलब वो जो सेल के बारे में बात कर रहे थे, जो सेल के अंदर में लाइसोसोम फटा था, तो वो सेल डाइजेस्ट हो गया, माने वो सेल का बाजार साफ हो गया, वो सेल खत्म, सेल मर गया। इसीलिए लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक, अब वैक्यूल्स बच गया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात की जाए तो 4 गो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में स्ट्रक्चर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। 3 को पढ़ लिए लोग, अब चौथा बच गया है वैक्यूल। अगर वैक्यूल्स की बात करें तो हम डिफरेंसेस में लिखवा दिए थे कि वैक्यूल्स प्लांट में प्रेजेंट होता है, बड़ा, टेम्पररी नहीं होता है, परमानेंट होता है। एनिमल की बात करें तो एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा। हाँ, कोनो एनिमल सेल में, यूनिसेलुलर एनिमल सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, बहुत ही छोटा छोटा, वो भी टेम्पररी, हर हमेशा नहीं रहेगा, कुछ मोमेंट के लिए बनेगा, काम हो जाने के बाद फिर से डिसअपियर,
फिर से खत्म हो जाएगा। तो परमानेंट वैक्यूल्स नहीं होता है, टेम्पररी वैक्यूल होता है, बहुत ही छोटा छोटा। रेयर कोनो में, यूनिसेलुलर में, सब यूनिसेलुलर में भी ना, अमीबा, पैरामीशियम, वो कुछ है उंगली पे गिन के, वो सब में रहता है वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स में जनरली वो सब चीज होता है जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, उसको सेल सैप बोलते हैं। समझ में आ रहा है? वेस्ट मटेरियल, सॉल्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो सब चीज ज्यादातर जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, वो सब चीज ही प्रेजेंट रहता है किसमें? वैक्यूल्स में। ठीक है, हाँ। प्लांट सेल में वैसे तो नॉर्मल 30%, 35%, 40% के आसपास वैक्यूल का वॉल्यूम होता है, लेकिन अगर मतलब मैक्सिमम अगर वैक्यूल्स के अंदर में मटेरियल्स जमा होके मतलब बढ़ते बढ़ते जाए तो प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम तक ऑक्यूपाई कर सकता है। हम ये नहीं बोल रहे कि 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है, लेकिन वो इनलार्ज्ड होके मैक्सिमम 90% वॉल्यूम तक ऑक्यूपाई कर सकता है अकेले वैक्यूल्स। बाकी 10% में जो कुछ भी रहना होगा वो रहेगा। अब एनिमल सेल में तो वैक्यूल से नहीं है ना, तो उसमें को डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। पहले इतना लिख लिया जाए वैक्यूल्स के बारे में। कितना नंबर था वैक्यूल्स? 9 नंबर था। 8 नंबर हो गया था। चलो देखो सब, वैक्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, लोग सुन रहे हैं सब। इट इज इरेगुलर, मतलब इसका कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है कि हम बोले कि राउंड शेप है, चाहे रॉड शेप्ड है, स्फेरिकल है, ऐसा कोई बात नहीं है। इरेगुलर बिग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल, बिग इन द सेंस प्लांट सेल। एनिमल सेल में तो बहुत छोटा होगा, पहले तो होके नहीं करेगा, कोने में होगा तो बहुत छोटा होगा। वैक्यूल हैज ओनली वन मेम्ब्रेन, बाकी बहुत सारा ऑर्गेनेल के जैसा वैक्यूल्स के पास भी एगो मेम्ब्रेन होता है, और उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, बड़का होगा, परमानेंट होगा, हमेशा के लिए रहेगा नहीं। इन कभी कभी अगर मैक्सिमम इनलार्ज होगा तो वैक्यूल्स सेल का 90% वॉल्यूम तक ऑक्यूपाई कर सकता है, होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है। हाँ, जबकि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, अमीबा वगैरह, तो ये सब में प्रेजेंट रहेगा, वो भी नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं प्रेजेंट रहेगा। कभी कभी रेयर केस मतलब फूड लेकर आ जाता, फूड वैक्यूल बन गया, फूड डाइजेस्ट हो गया, अब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना तो एक्सक्रीटरी वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन गया। बट दे आर वेरी स्मॉल एंड टेम्पररी, मतलब परमानेंट के लिए नहीं रहता, बहुत छोटा छोटा होगा और टेम्पररी होता है, परमानेंट के लिए नहीं होगा। अब जो वैक्यूल फूड कंटेन करता है उसको फूड वैक्यूल बोलेंगे, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड एक्सक्रीटरी मतलब वेस्ट मटेरियल कंटेन करता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वैक्यूल्स में जनरली सॉल्ट, कभी कभी शुगर, न्यूट्रिएंट्स रहता है, या तो ज्यादातर वो सब मटेरियल रहता है, वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मतलब वैक्यूल्स के अंदर ज्यादातर वो मटेरियल रहता है जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है। मटेरियल्स इनसाइड द सेल इज टर्म्ड एज सेल सैप, जो कुछ भी प्रेजेंट रहता है वैक्यूल्स के अंदर में उसको बोलते हैं हम लोग सेल सैप। ठीक है, मटेरियल्स इनसाइड द वैक्यूल्स इज टर्म्ड एज सेल सैप, उसको बोलते हैं हम लोग सेल सैप। ठीक, अब वैक्यूल्स के बारे में हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हम लोग ये वैक्यूल मान लो कि ये सेल हो गया, बोलो ये प्लांट सेल हो गया, अब इसमें बड़का सा स्ट्रक्चर हो गया वैक्यूल्स, यही था ना। अब वैक्यूल्स के अंदर में ये बड़का स्ट्रक्चर है, नहीं इरेगुलर है, कोई शेप नहीं है, इसके अंदर में जो चीज रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग सेल सैप। देखें, और ये वैक्यूल्स के यही ना मेम्ब्रेन हो गया, ये मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग टोनोप्लास्ट। और ये वैक्यूल्स बड़का होता है, परमानेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। कोनो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में छोटा होगा, टेम्पररी होगा। तो अब हम लोग देखे थे लोग वैक्यूल्स के बारे में, अब हम लोग देख रहे हैं लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखो